हम पढ़े थे ये insoluble solid plus solvent, how do you separate them? तो उसके दो तरीके थे, one was filtration, the other was decanting. और decanting की decanting, there's another issue कि यहाँ पे ना there's a thing called suspensions, ठीक है? वो बस थोड़ा सा हम जल्दी से कर लेते हैं. सस्पेंशन होता है कि ये इसी की वर्जन है. सस्पेंशन में होता है कि पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत फाइन होते हैं, ठीक है? तो when the particles are very fine, ठीक है, are very fine and remain suspended in the solution. मतलब पार्टिकल्स होते हैं इनसॉल्युबल ही है, जैसा मडी वाटर नहीं होता, वो पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं, दे सो टाइनी कि वो दे रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. एंड उसमें क्या करोगे, उसमें there's a process called centrifuging, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगिंग जैसा ये जो था ना, डिकैंटिंग के अंदर आप वेट करते थे कि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, ठीक है? अगर तो हेवी पार्टिकल्स होंगे, दे वुड, लेट्स से बड़े बड़े रॉक्स हैं, फिर तो ऑब्वियसली नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है? लेकिन इफ द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टाइनी एंड वेरी वेरी फाइन एंड तो वो दे वुड रिमेन सस्पेंडेड. वो उसके अंदर ना, ऑल्दो वो उसके साथ मिक्स नहीं हो रहे होंगे, यू वुड बी एबल टू सी दोस पार्टिकल्स, बट दे वुड बी वेरी फाइन. तो उसमें there's a process called there's an additional process called centrifuging. बस उसका हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. Centrifuging में होता है कि it's a device, खास तौर पे medical testing के लिए it's used. One second. Suspended का मतलब है कि your particles अच्छा, सस्पेंडेड का मतलब है, मैं फिर से एक दफा बता दूं, just hold on 1 second. What is meant by suspended, कि आपके particles जैसा चौक को ना, अगर आप बहुत ही फाइन चौक हो और वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हों कि हेवी पार्टिकल्स जो होते हैं ना, हेवी इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ठीक है, वो तो नीचे बैठ जाते हैं. लेकिन इफ द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फाइन एंड दे आर वेरी वेरी टाइनी, तो दे आर नॉट गोइंग टू सेटल एट द बॉटम, ठीक है? तो यू सर कांट. यस. फाइन का क्या मतलब है, मतलब वेरी फाइन, इसका क्या मतलब हो? कि बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हो, कि आप उसको, एक चीज को आपने इतना अच्छा फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होगा कि वो बहुत ही लाइट हो जाएगा और वो पार्टिकल्स बस ऊपर फ्लोट ही करते रहेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक मतलब बड़े रॉक्स होंगे ना, लेट्स से अगर आपने रिवर वाटर के अंदर ना, देयर वेरी लार्ज पेबल्स, उनको तो बड़े आराम से फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे बैठ जाएंगे ना, और आप ऊपर से ना, यू कैन रिमूव द वाटर. टाइनी पार्टिकल्स, दे फॉर्म सस्पेंशंस, दे रिमेन सस्पेंडेड. तो उनको आप सेपरेट किस तरह करते हो? व्हाट यू डू इज कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगिंग. और सेंट्रीफ्यूगिंग के अंदर व्हाट इज डन इज कि लेट्स से ये डिवाइस है, और ये मैंने कहा मेडिसिन के अंदर बड़ी यूज होती है. अच्छा, यू हैव दिस डिवाइस और इसके अंदर ना पार्टिकल्स, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, ठीक है? इफ यू कैन सी दिस प्रॉपर्ली, वो इसको एक स्पिनिंग मशीन के साथ ना, दे टाई इट अप एंड दिस डिवाइस इज देन स्पन, ठीक है? वो विगरसली मशीन सी होती है दैट स्पिन्स दिस डिवाइस, ठीक है, राउंड एंड राउंड. तो ये जो डिवाइस है ना आपकी, इट स्टार्ट स्पिनिंग. जैसा वो गाड़ी के अंदर नहीं होता कि गाड़ी के अंदर अगर आप टर्न के ऊपर जाओ तो सारे लोग एक साइड पे जाते हैं, ठीक है? तो जब आप इसको जोर जोर से स्पिन करोगे, what is eventually going to happen is कि all these particles they're going to move outwards और वो सारे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है? वो ऐसा ऐसा they would be forced outside, जितना वो गाड़ी के ऊपर टर्न के ऊपर होता है, and all these particles वो सारे नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे और आप फिर अपना, उसके बाद आप डिकैंटिंग कर सकते हो. This process is known as centrifuging. इसका आइडिया क्लियर हुआ है? Yes or no? Yes, sir. Yes. नहीं सर, ये वाला फिर से समझा दो. ये वो देखो ना, गाड़ी के अंदर अगर आप टर्न कर रहे हो, 4 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी जी में, सर. तो सारे लोग किधर जाते हैं? वो एक साइड पे ही जाते हैं जब आप गाड़ी जोर से हाँ टर्न जी. कर. तो इसके अंदर वो जी. पार्टिकल्स, अब वो आपके पार्टिकल्स इतने फाइन है कि वो सारे सस्पेंडेड है, वो नीचे बैठ ही नहीं रहे,
ठीक है, आपने उनको सेपरेट करना है ना, ताकि ऊपर से आप हाँ लिक्विड, तो आप क्या करते हैं, आप उसे जोर जोर से घुमाना शुरू कर देते हो, ठीक है। जब आप बहुत जोर से अच्छा घुमाते हो तो आपके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑल गेट पुश्ड डाउनवर्ड्स, वो सारे बाहर की तरफ और वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर ऊपर से ना यू कैन डीकैंट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सर, ये सेंट्रीफ्यूगल। ऊपर ऊपर ये फिर क्या आपने बनाया स्पंज जो आप बता रहे हैं? ये हाँ जी। ये तो बस मैं वो शो कर रहा हूँ कि बस वो अब एक घुमाने वाली डिवाइस है एक्चुअल, ओके। ठीक है। मतलब एक्चुअल जो सेंट्रीफ्यूगिंग डिवाइस होती है वो एक्चुअली इस तरह होती है, ये अगर तुम्हें नजर आ रहा है, हम्म। ठीक है, ये इस तरह होती है, इट्स प्रॉब्ली ये देखें यहाँ अच्छा पे, अच्छा, देखिए। तो वो उसको ना बहुत विगरसली स्पिन करती है, ये बल्कि ब्लड है, ठीक है। आपका ब्लड जो होता है ना, उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, टेस्टिंग वगैरह के हम्म। अंदर लैब्स के अंदर बहुत यूज होती है, खासतौर पे ब्लड टेस्ट वगैरह जब होते हैं ना, तो लॉट ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग इज डन। अच्छा, एनीवेज नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। सेकेंड वन, कि if the second one is कि how would you separate substances if they're soluble? Soluble solid plus a solvent, ठीक है। How would you separate them? पहला नंबर ये बताओ कि let's say salt और water को आपस में मिक्स किया हुआ है, क्या तरीका होगा? evaporation से। evaporate. ठीक है, so number one कि let's say एग्जाम्पल तो वही है, सर शुगर और वाटर सिंपल सेम होगा evaporation। नहीं as long as वो soluble है, इसलिए मैंने वो जनरल लिखा हुआ है ना, soluble solid plus solvent। हाँ शुगर भी हाँ, सही। तो एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन शुगर का इशू ये है कि शुगर जो होती है वो बर्न कर जाती है इफ यू हीट इट स्ट्रांगली, तो उसके और थोड़े से मसले हैं। अच्छा, सो द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या है कि सिंपली स्ट्रांग हीटिंग, strongly heat so that water evaporates, yes, so that solvent, अच्छा solvent evaporates। अच्छा, दो तीन इश्यूज हैं। द फर्स्ट, चलो स्ट्रांगली एक ही इशू कर लेते हैं। वन इशू इज pure NaCl would not be obtained, या pure solute would not be obtained। अच्छा, उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको अच्छा, पहले तो वो डिसॉल्विंग के अंदर और पिछले वाले में फर्क क्या है, इसके अंदर पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर लेवल पे इतने छोटे होते हैं कि दे कंप्लीटली मिक्स विद वाटर, ठीक है। दे गेट कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, कि वो कंप्लीटली उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। जो पिछले थे ना इनसॉल्युबल सॉलिड, उसके अंदर पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो बड़े पार्टिकल्स ना कंप्लीटली मिक्स नहीं होते उसके साथ। अच्छा, एनीवेज, सॉल्युबल सॉलिड, द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स, पीछे रह गया आपका सल्यूट। इम्प्योर क्यों होगा? इम्प्योर इसलिए होगा कि इफ खुदा ना ख्वास्ता देयर इज ऑलवेज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, ठीक है। लेट्स से सॉल्ट के अंदर ना कोई और चीज बीच में मिक्स हुई है, तो अगर मैं ऊपर से पानी को रिमूव करूंगा और पानी सारा का सारा इवेपोरेट कर जाएगा, व्हाट वुड इवेंचुअली हैपन इज कि आपके पास ना नीचे सारे पार्टिकल्स आपको नीचे बॉटम पे मिल जाएंगे, राइट। लेकिन उन पार्टिकल्स के अंदर यू वुड हैव दीज इम्प्योरिटीज एज वेल, जो पहले भी थी, ठीक है। तो आपकी इम्प्योरिटीज जो है ना, वो अभी भी आपका जो सॉलिड था ना, जो आपने डिसॉल्व किया हुआ था, ऑल द वाटर हैज बीन इवेपोरेटेड, लेकिन द इम्प्योरिटीज रिमेन। प्लस देयर इज अनदर ड्रॉबैक कि लार्ज क्रिस्टल्स आर नॉट फॉर्म्ड। सर इज मैं अभी दूसरे वाले के सही साथ, लार्ज स्केल से जरूरी है। लार्ज क्रिस्टल्स प्योर होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जस्ट इन अ बिट, सही ठीक है। अभी हम इसको ना, इसका जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या होता है इवेपोरेशन के अलावा, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। द सेकंड वन बी इज क्रिस्टलाइजेशन,
अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? अच्छा, पहले तो मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट आर दी अट्रैक्टिव फोर्सेस, व्हाट आर दी अट्रैक्टिव फोर्सेस इन NaCl। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, NaCl थोड़ा बहुत आइडिया होगा। NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। जिसने भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी उन्हें पता होगा कि आयोनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट्स अ लैटिस, कि पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन अट्रैक्ट्स अ पॉजिटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन अगेन अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव आयन, और वो बस इस तरह कहानी चलती रहती है। सो इट्स अ जायंट स्ट्रक्चर वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ तक क्लियर है सारों का? फराज, अहमद, इज दिस क्लियर? मास क्लियर है? अच्छा, सो जी अच्छा, डिसॉल्व करने का मतलब क्या है? जब आप इसको चम्मच से हिलाते हो ना, तो आपका जो क्रिस्टल है ना वो कंप्लीटली इसके अंदर मिक्स हो जाता है। Cl आयन, सोडियम आयंस, पूरा क्रिस्टल टूट जाता है, सारे अलग अलग हो जाते हैं एंड दे स्कैटर इन वाटर, ठीक है। Cl आयन कहीं और घूम रहा है, ये Cl आयन इधर फिर रहा है, ये वाला Na+1 इधर कहीं बीच में इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका पूरा जो क्रिस्टल है ना दैट हैज कंप्लीटली स्कैटर्ड, और बल्कि थोड़े से और सोडियम आयंस और Cl आयंस बना देते हैं, एक और सोडियम आयन और इधर कहीं Cl आयन, लेट्स से। सर ये जब स्टिर करते हैं ना, हाँ ये जब भी मिक्स होते हैं मतलब अलग हो जाते हैं आयन जब स्टिर करते हैं हम लोग। हाँ, मतलब जब आप स्टर करोगे तो आपकी चम्मच की जो फोर्स होगी, जो आप फोर्स क्रिएट कर रहे हो, उससे पूरा क्रिस्टल जो है ना वो टूट जाता है। सही से। और बीच में क्या आ जाता है? बीच में यू हैव ऑल दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? अच्छा, ये क्लियर है? ये मैंने डिसॉल्व किया है। अब यस सर। अच्छा, अब उल्टा काम करना है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हो आप? क्रिस्टलाइजेशन के अंदर व्हाट हैपेंस इज, द फर्स्ट थिंग इज कि आप, अच्छा मुझे कोई ये बताए कि ये सोडियम आयन और Cl आयन आपस में वापस क्यों नहीं जुड़ जाते और ये दोबारा ये क्रिस्टल क्यों नहीं बना लेते NaCl सर का? बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बीच में ये NaCl का क्रिस्टल था ना जो व्हाइट रंग का आपको नजर आता है, ठीक सर है। वैसे अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट होना चाहिए वैसे तो। नहीं, लेकिन बीच में ढेर सारे, जैसा दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में अगर तुम 5-10 चीजें रख दो अच्छा तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे ना, क्योंकि वो बीच में, सही है। ठीक है। बाकी वो क्लियर है? फराज क्लियर है? जी ठीक है। अच्छा, उससे आगे क्रिस्टलाइजेशन के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि यू इवेपोरेट, लेकिन सारा नहीं, इवेपोरेट टिल सैचुरेशन पॉइंट। इसको सैचुरेशन पॉइंट या फिर एक और वर्ड यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। अच्छा, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये सारे आयंस आपस में मिल नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते, क्योंकि देयर इज वाटर मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन। तो आप क्या करते हो? आप सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं करते। व्हाट यू डू इज कि आप थोड़ा सा पानी इवेपोरेट करते हो, नॉट ऑल ऑफ इट। तो अब आपका कंटेनर है, उसके अंदर वही सोडियम आयंस और वही Cl आयंस घूम रहे हैं, एक्सेप्ट कि नाउ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ लॉट लेसर। मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉ करता हूं। तो आपने ना थोड़ा सा पानी इवेपोरेट किया, सारा नहीं किया। तो जैसे जैसे आप पानी को इवेपोरेट करते रहोगे तो वो बीच में ना सोडियम आयंस और Cl आयंस के बीच में जो चीजें उनको रोक रही थी ना जुड़ने से, वो हटती जाएंगी। तो ये सोडियम आयन जाके, I mean, if you have this sodium ion, so this sodium ion would go and get attracted to Cl ion. Cl ions would go and get attracted to uh, sodium ions. फिर ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे साइड पे हो गया, तो ये सोडियम आयन स्कैटर्ड था, इट केम एंड गॉट अट्रैक्टेड टू द Cl ions. ये आपके पास, यस। evaporate till saturation का क्या मतलब है? Till वही saturation. कि आप इतना इवेपोरेट कर लो कि द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डिक्रीजेस अ लॉट, कि अब ना पहले बहुत ज्यादा थे वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? अच्छा ओके ठीक है सर, मैं समझ मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी NaCl। हाँ, तो पहले डाइल्यूट था, ठीक है। तो जी नाउ इट्स
वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि सोडियम आयन और Cl आयन जितने करीब आ गए कि वो खुद ही आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे, राइट? और वो आपका जो क्रिस्टल होगा ना, दैट वुड स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है? सो यू वुड हैव दिस क्रिस्टल दैट वुड बी फॉर्मिंग इन द सॉल्यूशन, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. Just 1 second. हेलो, जी सर। अच्छा, सोडियम आयन और Cl आयन्स आपस में क्रिस्टल बना लेंगे एंड दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। और ये बेसिक क्रिस्टलाइजेशन है, पूरा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का, कि तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर दो इवेपोरेटेड सैचुरेशन पॉइंट या क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। द नेक्स्ट स्टेप इज इट्स अ स्लो प्रोसेस, मतलब ये सोडियम आयन और Cl आयन्स एकदम से जुड़ नहीं जाएंगे, इनको टाइम चाहिए होगा कि वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो। मतलब अगर सोडियम आयन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम कि वो वापस आके क्रिस्टल के साथ जुड़े। तो क्रिस्टल ग्रोज वेरी वेरी स्लोली, इट नीड्स टाइम। तो कूल ग्रेजुअली and filter out any crystals that are formed. And once those crystals are formed, तो उनको dry भी कर लो between filter papers. So what's the purpose of cooling? नहीं, जब आप कूल करते हो ना तो सोडियम आयन और Cl आयन्स जब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ना, तो सोडियम आयन्स के पार्टिकल्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि आप हीट कर रहे थे ना। इवेपोरेट किस तरह करोगे? जब आप हीट करोगे तो सही। शुरू में सोल्यूशन हॉट होगा, तो अगर वो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पता है, उसमें ये होता है कि अगर तो वो हाई टेम्परेचर पे होगा तो पार्टिकल्स वुड बी वेरी एनर्जेटिक, तो वो आपस में एक जगह टिक के नहीं बैठने वाले, ठीक है? और वो क्रिस्टल्स Okay, नहीं। sir. अच्छा, एनीवेज, so cool gradually, filter out crystals formed and dry between filter papers, that's it, crystallization. And why is it pure? Pure इसलिए कि अगर कोई रैंडम इम्प्योरिटी है बीच में, ये ग्रीन वाले ना, लेट्स से एक रैंडम इम्प्योरिटी है, वो कभी भी क्रिस्टल के साथ आके जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसके पास वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं होंगी। मतलब सोडियम आयन्स होता है, वो Cl आयन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। ये जो भी लेट्स से सैंड का पार्टिकल है, वो तो इसका पार्ट है ही नहीं, वो तो इसके साथ प्रॉब्ली अट्रैक्ट भी ना हो रहा हो। तो आपके जो बाकी इम्प्योरिटीज है ना, दे वुड ऑल वो साइड पे पड़ी होंगी, दे वुडंट बिकम पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। तो वेरी प्योर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। तो खाली इवेपोरेशन करने से बेहतर है कि आप क्रिस्टलाइजेशन करो। बस इवेपोरेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें क्रिस्टल नहीं बनेगा, क्योंकि उस आपने पार्टिकल्स को इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो आपस में जुड़े और क्रिस्टल्स फॉर्म करें, ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, थर्ड वन, मुझे बताओ, इसी के अंदर अगर इफ सॉल्वेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड, अभी तक तो हम वो सॉलिड को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो हाउ वुड द सॉल्वेंट बी एक्सट्रैक्टेड? वही एग्जांपल ले लो, NaCl और वाटर के अंदर। तो soluble compound है। हाँ, So what about filtration? नहीं फिल्टर नहीं, तो simple distillation. हाँ ठीक है, मतलब NaCl प्लस वाटर और NaCl aqueous, तो सॉल्वेंट को अगर एक्सट्रैक्ट करना है ना, दैट्स सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन क्विकली के लेट्स से यू विल हैव अ राउंड बॉटम फ्लास्क, और उसके अंदर आप बस अब पानी को एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमें सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है। नाउ वी एम टू एक्सट्रैक्ट, ये एक सेकंड ड्रॉ कर लें। अच्छा, सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, इसको तो जोड़ा, और
चलिए ठीक है, ये बन गया रफ डायग्राम। और इस जगह पे एक थर्मोमीटर भी ऐड कर देते हैं, एंड द टॉप इज क्लोज्ड विद अ रबर बांग। ठीक है, तो ये टॉप completely sealed है। अच्छा, so you have a solute and a solvent. So this is your Liebig condenser. और इसके अंदर इसकी लेबलिंग आती है, तो रिमेंबर वाटर इन इज ऑलवेज इस साइड से कोल्ड वाटर इन, सर ये और सिर्फ कंडेंसर लिखे हैं, लाइबिक भी लिखे हैं? खाली कंडेंसर का काम चल जाएगा। ओके। ठीक है, वाटर आउट। और होपफुली सारों को पता होगा कि क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, वो फिर इस ओपनिंग से कंडेंसर के अंदर जाएंगे, वेयर दे वुड लूज एनर्जी। ठीक है, so solvent particles lose energy and condense. Solvent particles lose energy and condense in the condenser. सर वाटर का पाथ क्या होता है? क्या मतलब पाथ? नीचे से क्या फिर? नहीं, क्या चीज? मतलब क्या डालना है ना, आपने नीचे से वाटर डाला, कोल्ड वाटर, उसके हाँ बाद से ऊपर जाएगा? हाँ, मतलब नीचे से अगर ऐड करोगे तो वाटर सारा फिल अप करेगा ना इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सही मतलब सही। ऊपर से ऐड करने का फायदा कोई नहीं होगा, वो नीचे से फौरन निकल जाएगा। सही सही। ठीक है, वो फिल अप नहीं होगा, तो इसलिए वो नीचे से ऐड करते हैं। ये मतलब वो पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, लेबल करने को कहते हैं। बाकी थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, कि ये हमने उसका, अच्छा ग्राफ इस तरह होगा कि पहले तो वो टेम्परेचर राइज करेगा रूम टेम्परेचर से, लेकिन 100 पे जाके वो स्टक हो जाएगा, और फिर 100 के बाद वो राइज करना शुरू करेगा। तो वो इंडिकेट करेगा कि अब वाटर सारा इवेपोरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 100, अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इट्स गोइंग टू बिकम कांस्टेंट। ठीक है, ये टाइम होगा इस एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बाकी वो क्लियर है? मास, फराज, अहमद क्लियर है? Yes, जी yes. अच्छा, उससे अगला कि ये वाला पार्ट तो हो गया। कौन सा था नंबर, हम किस पे? नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 है इसके मिसेबल लिक्विड्स। उनको किस तरह एक्सट्रैक्ट करोगे? मिसेबल लिक्विड्स होते हैं व्हिच मिक्स लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन ईच अदर। और उसका एग्जांपल एथेनॉल और वाटर है। ठीक है, एथेनॉल एंड वाटर दे कंप्लीटली मिक्स। विनेगर एंड वाटर, ठीक है, दे आल्सो मिक्स। अच्छा, कौन सा मेथड होता है मिसेबल लिक्विड्स के लिए? Fractional distillation. ठीक है, सो फॉर दिस इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, डायग्राम में क्या डिफरेंस होगा वो पुरानी डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर? लास्ट बीट सॉन्ग ठीक है, और उसको नाम क्या देते हैं उस चीज? यस, मिसिबल का क्या मतलब है? वही कि लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन ईच अदर। जैसा ऑयल और वाटर है ना, ऑयल और वाटर मिक्सेबल नहीं है, वो मिक्स ही नहीं होते। ओके, ठीक है। लेकिन एथेनॉल और वाटर, ठीक है, ये मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, इसका डायग्राम फॉर दिस, पहले तो वो वही बॉइलिंग फ्लास्क, नीचे जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको आप हीटिंग के लिए यूज करते हो। ठीक है, अच्छा रिमेंबर डायग्राम बनाने को कहेंगे तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक्सपेरिमेंटल वगैरह इसलिए पढ़ा था। मैंने ये बताया था कि हीटिंग वगैरह के लिए जो फ्लास्क यूज होता है दैट्स अ राउंड बॉटम फ्लास्क। अच्छा, एनीवेज, there's going to be
ए किस तरह बनाओ, एक सेकेंड, चलो इस तरह ही शो कर देता हूँ। अच्छा, so there's going to be a tube that is going to be, अच्छा that's going to be attached, और फिर उसकी टॉप पे ओपनिंग होगी। एक सेकंड, let me, तो यही तक, बाकी ये ऑब्वियसली तो ये बन गया। अच्छा, दोनों का डिफरेंस ये, सिंपल डिस्टिलेशन में एक तो थर्मोमीटर ही डाला, ये बीच में ना ग्लास बीड्स आ गए। जरूरी नहीं है कि ग्लास बीड्स हो, बस कोई भी ऐसी चीज जो सरफेस एरिया को बढ़ा दे, ठीक है, यानी विच क्रिएट अ हिंड्रेंस। सो दीज आर योर ग्लास बीड्स व्हिच आर फिल्ड। मुझे बता इसको, इसका नाम क्या होता है? मतलब ऑब्वियसली दे आर ग्लास बीड्स, लेकिन व्हाट डू यू कॉल दिस? व्हाट्स द नेम गिवन टू द होल थिंग? Fractional column. ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अच्छा, ये सारा वही वाटर इन condenser and top is water out, और बाकी है कि miscible liquids, for example ethanol, which boils at 78 degrees centigrade, plus water which boils at 100 degrees centigrade. Acha, what is the property that what's the property that's which is used, जिसकी बेसिस पे सेपरेशन होती है? boiling point. ठीक है, तो इसमें कि mixtures are separated because they have different boiling points. अच्छा, इसमें पहला काम क्या होगा? How would the two liquids get separated? ये दोनों ऊपर जाएंगे, ग्लास बीड में फंस जाएंगे स्टार्टिंग। They will evaporate first. दोनों एथेनॉल और वाटर, दोनों में से कौन होगा डिफरेंट? पहले कौन इवेपोरेट होगा? Ethanol. एथेनॉल। ठीक है, तो लेट्स से एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ये पिंक वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे, अच्छा वो सारे इवेपोरेट होना शुरू हो गए। तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा? एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स दे गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, वो घूमते घुमाते यहाँ से फिर दूसरी साइड पे निकल आएंगे और कंडेंसर के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो वहां पे पहुंच गया। इधर खैर एक टॉप पे सर, यस सर वो आपने पहले बताया था सरफेस एरिया का हिंड्रेंस वाला, वो आप जरा बता देंगे जरा, उसका क्या मतलब है? किसका? वो जो आपने कहा था कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, सरफेस एरिया का आप बता रहे थे जो। हाँ, उसमें मैं आता हूँ। मैंने बस ये बताया था कि आप कोई मतलब एक तो ग्लास बीज है, ठीक है, ग्लास बीज हो सकते हैं, बट एनीथिंग दैट जो उसको मुश्किल बना दें पार्टिकल्स को ना दूसरी साइड पे मूव करने के लिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर दें, कि मतलब आपका जो पार्टिकल होगा ना, जब वो नीचे से ट्रैवल करना शुरू करेगा ना, तो इट हैज टू डू अ लॉट ऑफ कोलिजन्स विद ऑल दीस पार्टिकल्स, फिर वो दूसरी साइड पे इसकी जरूरत क्या है? हाँ, अब ये बताओ कि किसको पता है कि इसका पर्पस क्या है, फायदा क्या होगा इसका? सर मतलब ताकि अगर वाटर के थोड़े बहुत पार्टिकल्स ऊपर आएंगे तो वो रुक जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि होता ही है कि इसका जो टेम्परेचर की कर्व होगी ना, इस तरह नजर आ रही होगी। थर्मोमीटर का क्या पर्पस है? थर्मोमीटर का पर्पस ये कि आपका रूम टेम्परेचर शुरू हो गया, सबसे पहले ना 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना वो स्टक हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर।
उसका मतलब है कि एथेनॉल जो है वो अभी बॉयल हो रहा है और इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन रिमेंबर कि लिक्विड जो होते हैं ना वो बॉयल तो एक टेम्परेचर पे होते हैं। 78 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। उसका मतलब है कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई भी एथेनॉल का मॉलिक्यूल होगा ना वो गैस के अंदर चेंज होने की कोशिश करेगा। तो आपका जो सारे पाथवेज होंगे ना, मतलब जितने भी ये पाथ्स होंगे, यहाँ पे एथेनॉल का वेपर हर जगह होगा, ठीक है, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर भी होगा। अच्छा, लेकिन रिमेंबर कि लिक्विड बॉयल तो एक ही टेम्परेचर पे होता है, और बॉइलिंग का मतलब होता है कि सारे पार्टिकल्स एक ही टाइम पे स्टेट चेंज कर रहे हो। लेकिन इवेपोरेट वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं। इवेपोरेशन सरफेस पे होती है, पानी को जमीन पे फेंको वो इवेपोरेट हो जाता है। तो हो सकता है कि जो आपका एथेनॉल का वेपर है ना ये प्योर ना हो, इसके अंदर कोई एक आध मॉलिक्यूल वाटर का भी बीच में आ गया हो, और क्योंकि वाटर इवेपोरेट किसी भी टेम्परेचर पे कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली 78 के ऊपर वाटर इतना ज्यादा इवेपोरेट तो नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा, लेकिन देयर वुड बी स्टिल सम वाटर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी दे वुड ट्राई टू रीच द अदर साइड। लेकिन जब वो ये ग्लास बीड्स के साथ कोलाइड करेंगे ना ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे दे गोइंग टू लूज एनर्जी, एंड व्हेन दे लूज एनर्जी दे गोइंग टू फॉल बैक एंड दे गोइंग टू कंडेंस, क्योंकि जब एनर्जी लूज कर जाएंगे वो, तो दे वुड कंडेंस एंड फॉल बैक इनटू द कंटेनर। ये बात क्लियर है? Sir, यस। so what causes them to lose energy? कोलिजन्स ना, मतलब वो जाके जब एक मॉलिक्यूल जाके इसको हिट करेगा, फिर इस ग्लास बीड को हिट करेगा, फिर इस ग्लास बीड को हिट करेगा, तो अच्छा, हर मतलब हर कि वाटर जो है evaporation हो रहा है और वो जो है नहीं, एथेनॉल जो है वो क्या हो रहा है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एथेनॉल वैसे ही गैसियस स्टेट में होता है ना, सही है। तो एथेनॉल भी एनर्जी लूज करेगा थोड़ी बहुत, लेकिन एथेनॉल का तो बॉइलिंग पॉइंट है ना 78। एथेनॉल तो 78 पे वैसे ही गैस अच्छा, में ही हो। सही। वो अगर कोई लेट्स से एक आध सेंटीग्रेड ऊपर नीचे भी हो गया तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ना। वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट था ही नहीं ना। तो फ्रैक्शनिंग कॉलम का मैं पर्पस देख रहा हूँ कि इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, मतलब आप पेपर के अंदर वो पूछेंगे आपने यही लिखना है। तो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया so that higher boiling point vapor, सर का तो बोर्ड जूम आउट कर देंगे। अच्छा, so that higher boiling point vapor collides and loses, ये glass beads ही कर लेते हैं with glass beads, and loses energy and condenses back into the flask. तो प्योरिफिकेशन के लिए कि आपके पास जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है ना वही सिर्फ दूसरी साइड पे पहुंचे, मतलब जिसकी वो हो रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सारों को क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। अच्छा, बाकी अगला पार्ट जो है वो ये कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थर्मोमीटर जो है हमें बताएगा कि जी कब एथेनॉल की ना वो कंप्लीट हो गई है, कि जैसे ही वो एथेनॉल खत्म हो जाएगा तो 78 से वो फिर राइज करना शुरू कर देगा। अब लेट्स से वो 100 के ऊपर रुक जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब कि भी हो रहा है वो। हाँ, ये इंडिकेट करेगा कि अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब है एथेनॉल स्टिल गेटिंग डिस्टिल्ड। सही। और फिर टेम्परेचर जब 100 पे जाएगा तो दैट मींस कि वाटर इज गेटिंग डिस्टिल्ड। तो आप कॉन्स्टेंटली या थर्मोमीटर को मेजर करते हो कि थर्मोमीटर क्या शो कर रहा है, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे आप कलेक्ट क्या कर रहे हो दूसरी साइड पे। अच्छा, जो चीज कलेक्ट होती है उसका नाम क्या देते हैं? डिस्टिलेट या फिल्ट्रेट है सर। डिस्टिलेट कहते हैं, ठीक है।
So this one फिल्ट्रेट is क्या होता है फिर? कौन सा? फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट तो पहले था ना, फिल्ट्रेट तो वो था कि जो सबसे पहला था कि फिल्टर होने के बाद जो सॉल्यूशन बचा है ना, दैट्स कॉल्ड अ फिल्ट्रेट। अच्छा 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 सही। ठीक है। अच्छा, अब उससे अगला कि ये तो हमारा हो गया कि मिसेबल लिक्विड्स, ये सारा वो क्लियर है। और ये याद रखना कि फ्रैक्चरिंग कॉलम, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, सारा क्लियर है? माज, अहमद, फराज क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज इमिसिबल लिक्विड्स। पता नहीं कौन सा था, मैं वैसी नंबरिंग दे रहा हूँ, 5 कर लेते हैं। सर 4। 4 है? हाँ जी। अच्छा, नंबर 4 दैट इज इमिसिबल लिक्विड्स। वो उसका ऑपोजिट है कि जो मिक्स नहीं होते। ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जांपल। अच्छा, ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जांपल इमिसिबल लिक्विड्स। किस तरह सेपरेट करोगे ऑयल एंड वाटर को? एनीवन, एनी आइडिया? ये तो आसान है। पेपर क्रोमेटिक, कौन सा? डिकेंटिंग। पेपर। अच्छा, इसका भी मतलब एक तो डिकैंटिंग ही हो सकता है कि ऑयल और वाटर की लेयर्स सेपरेट होंगी, सो देयर इज गोइंग टू बी एन ऑयल लेयर एंड अ वाटर लेयर। ठीक है, तो आप ऊपर से ना यू कैन पोर ऑफ, उसको टिल्ट करो और आपके पास मिल जाएगा आपको ऑयल एंड वाटर। The other way of decanting is there's a specific device called a separating funnel. वो भी decanting ही करती है। अच्छा, सर ये separating, पहला वाला डिकेंटिंग है, इसमें 100% श्योर तो नहीं है ना ऑयल पूरा आ जाएगा, क्योंकि नहीं टिल्ट कर रहे हैं हम देखो लोग। बाउंड्री के ऊपर तो हमेशा वो थोड़ा बहुत मसला होता है ना, तो बाउंड्री वाले पार्ट को आप ऐसे ही जाया कर दो ना। सही। लेट्स से ऊपर से आपको ऑयल मिला है, जब आप एज पे पहुंचे ना उसको वैसे ही फेंक दो साइड पे, नीचे फिर वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सही। अच्छा, सेपरेटिंग फनल इज कि यू हैव मतलब एक डिवाइस सी होती है जिसके नीचे टैप लगा होता है। सेपरेटिंग फनल कह रहा हूँ, नहीं एक्चुअली ये सेपरेटिंग फनल है, और इसके यहाँ पे there's a tap at the bottom। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ऑयल एंड वाटर होगा, तो टैप से वही काम आसान हो जाएगा कि बॉटम से यू गेट वाटर, और मतलब ये ऑयल था और यहाँ पे वाटर था, तो बजाय हाथ से आप पोर करो, सेपरेटिंग फनल इज मच बेटर। ठीक है, इट हैज अ टैप, उस टैप को ऑन ऑफ करो, दैट्स इट। सही है, क्लियर है ये यस सर। सारा? यस। अच्छा, नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस? सर फ्रैक्शन Diffusion. डिस्टिलेशन। कौन सा? सर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। हाँ, वो कर तो सकते हो वैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो नंबर 1 इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कुछ गैसेस होती हैं वो मिलती फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर है। अच्छा, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए यू हैव टू लिक्विफाई द गैसेस। मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे ना। लिक्विफाई करने के लिए आपको टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ेगा। कौन सी गैस होती है जो यूजुअली इस तरीके से मिलती है आपको? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन सर। ठीक है, तो एग्जांपल में कि एयर इज यूजुअली separated to get oxygen and nitrogen। ठीक है, एयर में ये दो गैसेस हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस काम में आती है, लेकिन वो
वो उसको गैसियस स्टेट में नहीं करते, उसको पहले लिक्विड कर देते हैं। एयर को आप कूल डाउन करते हो, इट बिकम्स अ लिक्विड, एंड व्हेन इट बिकम्स अ लिक्विड तो फिर उसको हीट करते हो, तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल्दी इवेपोरेट करता है, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो गैस के अंदर बाद में चेंज होता है, तो जिसका नॉर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। अच्छा, व्हाट अदर मेथड? डिफ्यूजन। ठीक है, the other one is diffusion. डिफ्यूजन के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था कि गैसेस जो हैं दे मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। तो अगर लेट्स से आपके पास कोई लेट्स से एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, और उसके अंदर देयर इज, अच्छा उसके अंदर देयर इज क्लोरीन गैस एंड देयर इज हाइड्रोजन गैस। तो मुझे बताओ कि कौन सी गैस ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी, वैसे ही गेस कर लो। हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी मच फास्टर, ठीक है, तो वो डिफ्यूज कर रही होगी, इट वुड बी ट्रैवलिंग, और जो दूसरी गैस है दैट वुड बी अ लॉट स्लोअर, ठीक है, बिकॉज इट्स हेवी। तो लाइट गैसेस ट्रैवल फास्ट। ये क्लियर है सारों को? यस। Yes. तो आपकी जो मिक्सचर होगी ना गैसेस की, दैट इज गोइंग टू गेट सेपरेटेड। बस ठीक है, एक रह गया, वो हम कल करेंगे, व्हिच इज क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, दैट सर इज। लेकिन हम लोग डिफ्यूजन को कलेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे हम लोग वो करते हैं कलेक्टिंग गैसेस। नहीं, क्या करेंगे? अगर हाइड्रोजन पहले आ गई तो उसको कलेक्ट कैसे करेंगे? मतलब हो सकता है पीछे से क्लोरीन भी एकदम से आ जाए। नहीं, क्लोरीन थोड़ी देर बाद आ रही होगी ना, और क्लोरीन का कलर भी हाउ होता विल है वी नो दैट? ग्रीनिश येलो होता है, तो आपको पता लग जाएगा। तो कलेक्शन, तो गैस कलेक्शन के डिफरेंट तरीके थे ना, वो तो हमने पढ़ा था ना, हाँ हाँ सही है, सही। ठीक है, वो तो सरेंज मैं के ये पूछना चाहता था कि हम लोग डिस्टिंग कैसे करेंगे, कोई भी कलरलेस गैस दो हों? हाँ, वो थोड़ा करना मुश्किल होगा, लेकिन इस केस में तो क्लोरीन का कलर होता है, ग्रीनिश रंग की होती है, तो आपको पता लग सही जाएगा, है। देख के ही पता लग जाएगा कि अगर तो ये ट्रांसपेरेंट होगी तो आपको पता होगा ये क्लोरीन पड़ी हुई है, हाइड्रोजन जो होगी वो आगे होगी, ठीक है। सही है सर। चलो ठीक है, ओके देन, टेक ओके केयर, सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।